केल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज जो बिंदु है, जो टॉपिक है बीए पार्ट प्रथम पेपर ढोला मारूरा दुहुआ का व्याख्या भाग। उससे पहले ढोला मारूरा दुहुआ राजस्थानी प्रेमाख्यान काव्य है। इसके कथानक के अनुसार ढोला और मारू का अबोध अवस्था में विवाह शादी हो जाती है। ढोला और मारू का बचपन में ही क्या कि विवाह हो जाता है, परंतु इन्हें उसका ज्ञान नहीं रहता है। जैसे आज भी क्या कि जमाना बदल गया, दुनिया बदल गई, पर फिर भी बाल विवाह खूब हो रहे हैं। सरकार की ओर से प्रतिबंध है कि बाल विवाह नहीं हो। इसके दुष्परिणाम आगे जाके देखने को मिलते हैं, परंतु फिर भी लोग चोरी छुपे रात बेरात कैसे तैसे करके ये इनके इन प्रकार हर माता पिता अपने बेटा हो बेटी हो पीले हाथ करने चाहते हैं। इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निपटारा करें। तो क्या कि ढोला और मारू का बचपन में ही क्या कि विवाह हो जाता है, परंतु उनको इस बात का ज्ञान नहीं रहता। जब मायके में रहती हुई मारवाड़ी युवती हो जाती है, युवा हो जाती है, जवान हो जाती है, तब उसे स्वप्न में अपना प्रियतम दिखाई देता है। कि तब जब वो युवा हो जाती है तो स्वप्न में, किसी ने कहा नहीं है, स्वप्न में क्या कि अपने प्रियतम, अपने पति स्वप्न में या सपने में दिखाई देते हैं। स्वप्न में क्या कि एक तरह से एहसास होता है कि तब वह विरह व्यथा से पीड़ित रहती है, और जब स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं उसके बारे में परिचर्चा हो जाती है। ऐसा लगता है कि हाँ मेरा पति है, विवाह हो गया बचपन में, तो पीड़ित या परेशान सी होती नजर आती है कि मेरा विवाह इसके साथ हुआ है, पति कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है। काव्य के पूर्वार्ध में उसके विरह का मार्मिक चित्रण किया गया है। जो शुरुआती दौर है ढोला मारूरा दुहुआ काव्य, उसमें क्या कि विरह का बहुत अच्छा चित्रण किया गया है, और उत्तरार्ध में पहले ढोला के विरह का तथा उसके पश्चात मालवणी के विरह का वर्णन है। दो बातें हैं इसमें, उत्तरार्ध में पहले ढोला के विरह का और दूसरा है मालवणी। दो पात्र महिला है इसमें, मारवणी और मालवणी, दोनों का विवाह प्रसंग को लेकर इसमें चर्चा की गई है। तो इस तरह ढोला मारूरा दुहुआ काव्य में वियोग श्रृंगार, विप्र लंब श्रृंगार का चित्रण या इसकी प्रधानता है। अब देखिए, श्रृंगार रस के दो भेद माने गए हैं। संयोग एवं वियोग या विप्र लंब श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के 4 या 5 भेद होते हैं। पूर्व राग, मान, प्रवास, साप और करुण। इनमें भी प्रवास के अंतर्गत विप्रलंब श्रृंगार की 10 अवस्थाओं का चित्रण किया जाता है। देखिए कि प्रवास के अंतर्गत वियोग श्रृंगार की 10 अवस्थाओं का, 1 2 3 नहीं 10 अवस्थाओं का क्या किस्म चित्रण किया जाता है, जिन्हें विरह दशा कहते हैं। यहाँ वियोग श्रृंगार के सभी पक्षों को ध्यान में रखकर ढोला मारूरा दुहुआ के विरह वर्ण की समीक्षा करें तो निम्न उनमें उभर कर सामने आते, निम्न बिंदुओं में उभर कर सामने। जैसे पहला बिंदु है मारवणी का विरह वर्णन। मारवणी का विरह वर्णन। ढोला मारूरा दुहुआ काव्य में सर्वप्रथम मारवणी की विरह व्यथा का चित्रण हुआ। सबसे पहले यदि कुछ हुआ है तो मारवणी, क्योंकि बचपन में ही शादी हो जाती है, युवा होती है, सपने में प्रियतम दिखाई पड़ते हैं, एहसास होता है, तो विरह व्यथा का चित्रण किया। तो मारवणी के शरीर में यौवन का संचार होते ही वह उन्मना हो जाती है। उन्मना से अपना युवावस्था जैसे गुमसुम सी रहती है, शारीरिक संरचना कुछ दूसरी तरह की हो जाती है। एक दिन सेज बिछाकर सोई थी तो उसे स्वप्न में साहलू कुमार अर्थात ढोला दिखाई देता है। तब वह प्रिय वियोग के कारण निश्वास भरने लगती है। वियोग के कारण क्या कि एक तरह से लंबी लंबी सांसें भरने लगती है, परेशान सी महसूस होती है, और उसे मिलने के लिए आतुर उठती है। मारवणी प्रियतम की वियोग में आंसू बहाने लगती। उसे देखकर सखिया कहती है, जब तूने प्रियतम को कभी नहीं देखा तो तेरा उससे प्रेम कैसे हो गया है।
कि मारवणी ने तो स्वप्न में अपने प्रियतम को क्या कि एक तरह से देख लिया, परंतु जब उसकी क्या मारवणी प्रियतम के वियोग में आंसू बहाने लगते, तब सखिया कहती जब तूने प्रियतम को कभी देखा ही नहीं जीवन में, तो फिर क्या कि एकदम प्रियतम कैसा करता, तुझसे प्रेम कैसा हो गया है। तो ये सारी बातें इसमें चित्रित की गई है। एक और सुनिए आप इसमें कि इसके मतलब क्या, सखिया कहती कि वस्तुतः वही तुम्हारा पति है। इस तरह मारवणी को बाल अवस्था में ढोला से विवाह का ज्ञान हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि भाई हाँ बचपन में, तब उसे प्रियतम से मिलने की अभिलाषा पूर्व राग के रूप में होने लगती है और विरह वेदना के कारण उसका शरीर काम जोर से संतप्त हो उठता है। मतलब जो काम है या जो इच्छा तृष्णा है वो क्या एक तरह से बढ़ने लगती है, काम वासना क्या जागृत हो जाती है। तो सारी परेशानी उभर फिर पपैयों के समान विलाप करने लगती है। जैसे क्या कि सावन का महीना आता है, बरसात का महीना आता है, तो कोयल पपैये मोर आवाज क्या बोलते हैं, तो क्या कि उसमें क्या कि और ज्यादा मारवणी को क्या कि परेशानी होती है। जैसे बाब हो आषाढ़ जिम विरहणी करम विलाप, कि जैसे क्या कि एक तरह से साढ़ का महीना हो और क्या कि एक तरह से काम की ज्यादा परेशानी होती है, तो उस समय में क्या कि विरह अत्यधिक हो जाता है। मारवणी बादलों की गर्जना बिजली की चमक से डरने लगती है और विरह व्यथा के कारण उसे रात दिन क्या कि नींद नहीं आती, रात दिन उसे नींद नहीं आती। वह पथिकों से प्रियतम को संदेश भेजती है और मारवणी के विरह वर्णन में विभिन्न विरह दशाओं का भी क्या कि चित्रण हुआ है। कई बातें इसमें हैं। इसके अतिरिक्त गुण कथन देख प्रलाप जड़ता आदि दशाओं का इसमें चित्रण हुआ। इस तरह ढोला मारुरा दुहा में मारवणी के विरह वर्णन का अत्यंत मार्मिक अनुभूति में चित्रण हुआ है। तो चित्रण जो मारवणी का है विरह का, बहुत ही अच्छा सटीक, बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें चित्रण हुआ है। तो ये थोड़ी संक्षिप्त भूमिका थी। अब आइए व्याख्या भाग। पंथी एक संदेशड़ो लग ढोलई पहचाई निक्सी वेणी सापणी स्वातन बरऊ बरसों आई। पंथी एक संदेशड़ो लग ढोलई पहचाई तन मन उत्तर बालियों दरक्यणों वाजे आई। पंथी एक संदेशड़ो लग ढोलई पहचाई विरह महाविस्तन वसई ओखद दियन आई। कठिन शब्दार्थ। सापणी का अप्राय सर्पणी, स्वाद का अप्राय स्वाति नक्षत्र और उत्तर का अप्राय उत्तर दिशा, दियई का अप्राय दो। प्रसंग प्रस्तुत दोहा ढोला मारवा दोहा काव्य से संकलित मारवणी का संदेश शीर्षक से अवतरित है। इसमें मारवणी अपने विरह पूरी स्थिति का संदेश पथिकों से और पथिकों संदेश इत्यादि का इसमें चित्रण हुआ है। व्याख्या। मारवणी पुनः कहती है कि हे पथिक, ढोला के पास जाकर के यह संदेश कहना कि अब तो वेणी सर्पणी से निकल आई है, इसलिए तुम आकर इसे स्वाति जल से तृप्त करो तथा उत्तर दिशा की ओर से आने वाली हवाओं ने मेरे तनमन को जला दिया है। अब तुम उसे पुनः जीवित करने के लिए दक्षिणात्य पवन बनकर आओ, जिससे मुझे शालीनता की प्राप्ति हो सके। मारवणी आगे कहती है कि हे पथिक, मेरा एक संदेश ढोला तक पहुंचाओ कि विरह रूपी महाविष मेरे पूरे शरीर में फैल गया है। अब तुम आकर उसकी औषधि क्यों नहीं देते, क्योंकि तुम्हारे बिना उसका उपचार और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। विशेष विराग्नि से जलती हुई मारवणी की व्यथा की अति मार्मिक व्यंजना हुई है तथा दक्षिणी के पवन की स्वभावगत विशेषता व्यक्त हुई है। साथ में प्रेम की एक निष्ठा का भी इसमें चित्रण हुआ है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, दृष्टांत अलंकार इत्यादि का इसमें प्रयोग हुआ है। तो मारवणी की जो विरह व्यथा है वो पथिकों से येन केन प्रकरण अपना संदेश ढोला तक पहुंचाना चाहती है और ये कहती है कि मेरा हर हालत में मेरा जो संदेश है इसको क्या कि आप क्या कि ढोला तक पहुंचाए, और पहुंचाने के बाद ही क्या कि वो कुछ एक संतुष्टि या सांत्वना प्राप्त करने के मानस से क्या कि संदेश भेजती है। परंतु एक जो महत्वपूर्ण बात इसमें है प्रिय विद्यार्थियों, कि जब मारवणी ने अपने पति या प्रियतम ढोला को देखा ही नहीं, सालू कुमार को देखा ही नहीं,
तो उसे स्वप्न में कैसे क्या कि एक तरह से दिखाई पड़ा, उसकी सखियाँ, उसके परिवार संबंधी ये कहते हैं कि जब आपने देखा ही नहीं है तो कैसा प्रियतम है। परंतु जब जो जो विवाह होती है, यौवन उभार पर है, काम वासना जागृत होती है, तो इसका योग श्रृंगार के रूप में बहुत ही अच्छा चित्रण, बहुत ही क्या कि एक तरह से मार्मिक चित्रण हुआ है। और महत्वपूर्ण बात है कि हवाओं का भी क्या कि इसमें चित्रण किया गया है। और उसको क्या कि हवाओं के माध्यम से महारानी कहते हैं कि मेरे तन मन को जला दिया है, और तब तुम आकर इसे पुनः जीवित करने के लिए दक्षिणायत पवन बनकर आओ, जिससे मुझे शीतलता प्राप्त हो सके। मतलब सारी व्यवस्थाएं, सारी परेशानियां एक मारवणी सहन करती है, परंतु सहन करने के बावजूद भी क्या कि निरंतर वो आशा और उम्मीद से क्या कि अपना जीवन यापन करती है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि विरह वेदना के कारण उसका शरीर जो काम ज्वार से संतप्त हो उठता है, वह क्या कि एक तरह से धैर्य से काम लेती है, अपने आप को ढांढस बनाती है कि ये इन प्रकार क्या कि आपका संदेश क्या कि चाहे पथिकों के माध्यम से, चाहे और किसी के माध्यम से क्या कि पहुंचेगा। तो इसका विरह वर्णन का, वियोग श्रृंगार का इसमें वर्णन किया गया है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।